नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार राठौर। टारगेट विद सरकारी रोजगार में आपका एक बार फिर स्वागत है। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोगों की पुलिस की तैयारी बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है विशेषण। ठीक है, तो विशेषण से जितने भी क्वेश्चन यूपी पुलिस में बन सकते हैं उन सभी पर चर्चा की जाएगी। बस आप मेहनत करते रहिए और आपका जो सिलेक्शन है, अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं तो आपका सिलेक्शन यूपी पुलिस में ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण एक विकारी शब्द है। विशेषण क्या है? एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द वे होते हैं जो लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। और परिवर्तन की 4 इकाई होती है, लिंग, वचन, काल और कारक। ये जो है परिवर्तन की 4 इकाई होती है। इनके आधार पर ही जो विकारी शब्द होते हैं वो परिवर्तित होते हैं। तो ये भी एक क्या है? विकारी शब्द है, क्योंकि ये लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तित हो सकता है। तो सीधे सीधे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है? तो 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो विकारी शब्दों की संख्या कितनी होती है? 4। और परिवर्तन की इकाई भी कितनी होती है? 4। अब बात ये होती है कि विशेषण होता क्या है? विशेषण होता है वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह बुद्धिमान है, वह बुद्धिमान है, तो वह यहाँ पे सर्वनाम है और बुद्धिमान जो है एक विशेषण शब्द है। क्यों? क्योंकि वो वह की विशेषता को बता रहा है। सही है। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करेंगे तो परिभाषा इसकी इस तरह से बन जाएगी। परिभाषा वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, किसकी विशेषता को बताएंगे? संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को ये बताते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा कि रोहित बुद्धिमान है। रोहित बुद्धिमान है, तो रोहित है यहाँ पे संज्ञा, क्या है? संज्ञा। और बुद्धिमान है यहाँ पर विशेषण, क्या है? विशेषण। क्यों? क्योंकि रोहित की विशेषता को बताया जा रहा है। रोहित कैसा है? बुद्धिमान है। कैसा है? बुद्धिमान है। ठीक है, तो बुद्धिमान यहाँ पे विशेषण हो गया और रोहित हो गया है संज्ञा, और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को विशेषण शब्द बताते हैं। अच्छा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाएगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा है कि बुद्धिमान जो शब्द है ये रोहित की विशेषता को बता रहा है, तो क्या उसे भी कुछ कहेंगे? हाँ बिल्कुल, उसे भी जरूर कुछ ना कुछ कहेंगे। यानी कि जिस शब्द की विशेषता को बताया जाएगा उस शब्द को ही विशेष्य कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? विशेष्य। तो विशेषण और विशेष्य, आ गई बात समझ में? जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक हेडिंग बना रहा हूँ, विशेष्य। विशेष्य क्या होगा? तो विशेष्य होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। जैसे कि यहाँ पे किसकी विशेषता को बताया जा रही है? बताया जा रहा है रोहित की विशेषता को बताया जा रहा है, इसीलिए रोहित क्या है? हमारा विशेष्य है। रोहित क्या है? विशेष्य हो जाएगा। इसका अलग से एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें हो गया है, क्योंकि ये वाला जो शब्द है इसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है ना, तो विशेष्य कौन होगा? ये। अब क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्वेश्चन इस तरह से आता है। पहला ऑप्शन है जैसे कि विशेषण, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, विशेषण। और बी ऑप्शन हो जाएगा विशेष्य, और फिर से विशेष्य, और सी ऑप्शन हो जाएगा विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य,
और डी ऑप्शन हो जाएगा विशेष्य विशेषण, विशेष्य विशेषण। और क्वेश्चन इस जितने भी मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा सबके लिए ऑप्शन यही चारों हैं, आपको छांटना होगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आएगा पीताम्बर, बस पीताम्बर दे देगा प्रश्न बना करके और आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो आपको ये चूज करना पड़ेगा कि आप कौन सा विकल्प सही है। पीताम्बर हो गया, और जैसे नील गगन, नीलगन और चरण कमल, कृष्णा सर्प, कृष्णा सर्प, ठीक है, इतने से ही आपको समझ में आ जाएगा। तो जैसे देखो यहाँ पे पीताम्बर में कौन सा हम विकल्प लगाएंगे, तो पीताम्बर की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि पीत है जो अंबर, पीत अंबर, पीत अंबर, ठीक है। पीत का मतलब होता है पीला, पीत का मतलब होता है पीला, और अंबर का मतलब होता है क्या, वस्त्र, क्या होता है, वस्त्र। तो वस्त्र कैसे हैं, पीले हैं, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, वस्त्रों की। वस्त्र इसमें विशेष्य हुआ है क्योंकि वस्त्रों की विशेषता बताई जा रही है। बता कौन रहा है, पीला, तो पीला इसमें विशेषण हो गया। तो पहले आया है विशेषण, पहले क्या आया है, विशेषण, तो पहले हमें विशेषण देखना है। देखो इन दोनों में विशेषण दिखाई दे रहा है, इसमें और इसमें, पे में और सी में हमें पहले विशेषण मिल गया। और दूसरा है वस्त्र जो कि विशेष्य है, क्योंकि वस्त्रों की ही विशेषता बताई जा रही थी और विशेष्य, यानी कि हमारा जो क्रम हो गया है वो हो गया है विशेषण और विशेष्य। क्या हो गया है, विशेषण और विशेष्य। बस हमें ऐसा विकल्प देख लेना है, कहाँ है, ये रहा हमारा, पहले ये रहा विशेषण और ये रहा विशेष्य, यानी कि ऑप्शन हमारा हो गया सी। ऐसी नील गगन, नील गगन, तो गगन की विशेषता बताई जा रही है कि नीला गगन, तो फिर से वही है विशेषण और विशेष्य, ठीक है। ऐसी चरण कमल, कमल कैसे हैं, वो चरण कैसे हैं, कमल जैसे, ठीक है। तो चरणों की विशेषता बताई जा रही है कि चरणों को कमल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है विशेषण और पहले नंबर पे आ रहा है विशेष्य। तो विशेष्य और विशेषण, तो विशेष्य और विशेषण, ये ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि इस वाले में ये वाला सही हो जाएगा। कृष्णा सर्प का मतलब होता है काला सांप, कृष्णा का मतलब होता है काला, सर्प का मतलब सांप, यानी कि काला सांप। पहले आया है विशेषण, उसके बाद आया है विशेष्य, तो विशेषण और विशेष्य, यानी कि फिर से यही वाला पूछ रहा है और फिर से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं इसमें, तो ये हो गया है विशेषण समझ में आया, विशेष्य भी हो गया, उसके एग्जाम्पल भी हो गए हैं। अब एक शब्द और होता है कि जो होता है प्रविशेषण। क्या होता है प्रविशेषण, तो प्रविशेषण का मतलब होता है कि वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बता दे वो प्रविशेषण होता है। बस सिंपल है, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, ठीक है। जो विशेषण से पहले विशेषण से पहले प्रयोग किए जाएंगे और उसकी विशेषता को बता दिया जाएगा। जैसे वह बहुत ईमानदार है, वह बहुत ईमानदार है। इसमें एक चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ये सर्वनाम हो गया, ठीक है। ईमानदार क्या हो गया, विशेषण हो गया है। और बहुत ईमानदार तो है लेकिन बहुत है, इसलिए इसकी भी विशेषता बता दी है, यही शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण, ठीक है ना, प्रविशेषण, ये हो गया प्रविशेषण। तो बस ये ध्यान रखना, प्रविशेषण शब्द विशेषण शब्दों से पहले प्रयोग किए जाएंगे और उसकी विशेषता को बता दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, एक इसी से रिलेटिव आता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। अब ये क्या होता है भैया, तो क्रिया विशेषण का मतलब होगा कि वे शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें भी लिख लेते हैं, वे शब्द जो क्रिया से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं,
वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? क्रिया विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा एकदम। जैसे वह धीरे धीरे दौड़ता है, वह धीरे धीरे दौड़ता है। दौड़ना हो गई है क्रिया, ठीक है, और वह हो गया है हमारा सर्वनाम, और धीरे धीरे हो गया है क्रिया विशेषण। धीरे धीरे हो गया है क्या? क्रिया विशेषण। तो जितने भी विशेषण है, क्रिया विशेषण, प्रविशेषण, सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सबको इसको ध्यान से पढ़ना होगा। विशेष्य क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, और मैंने इसकी परिभाषा बता दी। एक पॉइंट रह गया है कि विशेषण जो विकारी शब्द होते हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विकारी शब्द। तो जो विकारी शब्दों की संख्या होती है, ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक है क्रिया, और एक है विशेषण। ठीक है ना? तो ये विकारी शब्दों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, आगे देखते हैं। अब विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये 4 प्रकार को हमको एक एक करके पढ़ना है। ठीक है ना? नंबर 1 हेडिंग होता है गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 होता है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 3 होता है सार्वनामिक या सार्वनामिक कह सकते हैं, या फिर इसी को संकेत वाचक या निजवाचक भी कह सकते हैं, निजवाचक विशेषण। और नंबर 4 पे हो जाएगा परिमाण वाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के मुख्य रूप से विशेषण होते हैं। हम चारों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम हेडिंग बना लेते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण सबसे इजी और सबसे सरल जो विशेषण है वो यही वाला है। ठीक है, सबसे आसान जो है वो यही वाला है। तो देखो क्या होता है, गुण का मतलब होता है गुण, और वाचक का मतलब वाचक। तो वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, धर्म या स्वभाव का बोध कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिखते हैं वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, धर्म तथा स्वभाव का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अब इसकी पे पहचान बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस पहचान याद रखना। पहचान तो फिर परिभाषा तो यही हो जाएगी, लेकिन पहचान जो तुम्हें याद रखनी है वो क्या है? वो क्या है? कैसा और कैसी और कैसे। ठीक है, तो जब भी हम कैसा, कैसी और कैसे से प्रश्न करेंगे तो हमें संज्ञा सर्वनाम के गुण का पता चल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। जैसे वह या फिर सीता बुद्धिमती है। तो सीता कैसी है? बुद्धिमती है।
तो कैसी से मैंने प्रश्न किया, उत्तर मुझे मिल गया, वो बुद्धिमती है, इसका मतलब गुणवाचक है। ठीक है ना। जैसे तालाब गहरा है, तो तालाब कैसा है, गहरा है। बस 3 ही शब्दों को याद रखना है, गुणवाचक विशेषण हो गया है कंप्लीट। ठीक है। आगे जो दूसरा विशेषण है उसका नाम है संख्यावाचक विशेषण। नंबर 2 है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण हम देख लेते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण क्या होंगे कि वे विशेषण शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो ये क्या कराएंगे, क्योंकि हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण ही इसमें आ जाएंगे, तो मैं शॉर्ट में इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, वैसे मैंने बोल दी है। ठीक है। तो ये क्या करेंगे, निश्चित तथा अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, बोध कराते हैं। ठीक है ना। ज़्यादा लेंथी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम के साथ करके ले जाओगे अगर विशेषण रिलेटिव पेपर में आता है तो ये निश्चित और अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे, किसकी, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है। जैसे उसके पास 2 किताबें हैं, उसके पास 2 किताबें हैं, तो 2 है, निश्चित संख्या दे दी है, तो ये हो गया किताबें हैं। ठीक है ना। ऐसे ही राधा ने कई पेन खरीदे, तो यहाँ पे जो है क्या है, यहाँ पे अनिश्चित है, ये क्या है, कई पेन, क्योंकि पेनों का पता नहीं है कितने पेन खरीदे हैं। ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि कई पेन, तो कई जो है एक अनिश्चित है, और अगर संख्या पूछता है तो निश्चित हो जाएगी, संख्या पूछता है तो निश्चित हो जाएगी। ठीक है ना। ऐसे और आगे देखते हैं। जैसे और है इसमें, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि मान लो अगर कोई अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, और उसके बाद में कोई अगणनीय संज्ञा आ रही है, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा, क्योंकि जो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के बाद में जो अगणनीय, जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे पानी आ गया, तो पानी को गिन नहीं सकते हम, तो परिमाण में जाएगा। कौन से परिमाण में जाएगा, अनिश्चित वाचक परिणाम में जाएगा। किस में जाएगा, अनिश्चित वाचक परिणाम में। इसका एक एग्जाम्पल मैं दिखा दूंगा अभी। तो अगर तुमसे इसके पार्ट पूछता है कि संख्यावाचक विशेषण के कितने पार्ट होते हैं, तो 2, निश्चित और अनिश्चित। जैसे इसमें और क्या पूछ सकता है, जैसे अगर गणनावाचक में पूछता है, तो मैं बता रहा हूँ गणनावाचक में कैसे पूछेगा। तो गणनावाचक में 1, 2, 3, जैसे तुमसे 2 में पूछ लेगा, 2 में कौन सा विशेषण है, 3 में कौन सा विशेषण है, तो ये हमारा संख्यावाचक विशेषण है। जैसे आवृत्ति बोधक होता है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, ये आवृत्ति होता है, तो ये हमारा गणनावाचक में ही आ जाएगा, है ना। समुदाय में जैसे कि 4, 5, इस तरह से, तो 4 है, 5 है, 8 है ना, 11, 12, इस तरह से ये समुदायवाचक में आ जाएगा। और तुमसे और पूछता है, जैसे क्रमवाचक में बताएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सब क्या है, क्रमवाचक है, ये सब क्या है, क्रमवाचक है। ठीक है ना। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ यहाँ पे, सभा में 20 लोग थे, सभा में हजारों लोग थे, तो सभा में हजारों लोग थे, क्या ये संख्या निश्चित है, संख्या निश्चित नहीं है, इसका मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है, क्योंकि लोग एक काउंटेबल यानी कि गणनीय संख्या है। ऐसे ही वहाँ बहुत पानी बरसा, वहाँ बहुत पानी बरसा, तो बहुत पानी बरसा, क्या पानी को हम गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, इसका मतलब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। सही है ना। आगे देखते हैं। तो सभा में हजारों लोग, इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कई, या फिर कुछ, या फिर थोड़ा, या फिर
बहुत। ये हमारे क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। ये क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद में अगर आएगी क्या, गणनीय संज्ञा। क्या आ रही है, गणनीय संज्ञा आ रही है। तो फिर क्या होगा ये, तो फिर ये जो हमारा होगा ये होगा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। ठीक है। और अगर इसके बाद, और अगर इन्हीं के बाद में कोई अगणनीय संज्ञा आ रही है, क्या आ रही है, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा, तो फिर ये जो विशेषण कहलाएगा वो दूसरा बन जाएगा और उसका नाम हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण वो बन जाएगा। तो ध्यान रखना, कई, कुछ, थोड़ा, बहुत। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा या थोड़े चावल। तो थोड़े चावल, क्या चावल को गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता, तो ये अनिश्चित परिमाण में जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही मैंने लिखा है थोड़े कपड़े, तो मैंने थोड़े कपड़े लिखा, क्या कपड़ों को गिन सकते हैं, हाँ, यहाँ पे कपड़ों को हम गिन सकते हैं, लेकिन कपड़े थोड़े हैं तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में ये आएगा। ठीक है ना। ऐसे ही ये किस में चला जाएगा, इस वाले में चला जाएगा, और वो वाला किस में चला जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में चला जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही जैसे उसके पास लगभग 50 रुपये हैं, उसके पास लगभग 50 रुपये हैं, तो लगभग कितने हैं, 50 रुपये हैं। कितने हैं, लगभग 50 रुपये हैं। क्या लगभग की बात हो रही है, काउंट निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, तो 50 हो सकते हैं और 49 भी हो सकते हैं। ठीक है ना, निश्चित नहीं है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक में जाएगा, क्योंकि 50 आ गया है तो ये इसमें चला जाएगा, लगभग 50 रुपये है इसके पास। इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे क्या बन जाएंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा लगभग उसके पास लगभग 50 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है ना, उसके ये इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। करीब आता है, जैसे कि उसके पास करीब 50 रुपये हैं, करीब 100 रुपये हैं, है ना, इस तरह से क्या है, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। नंबर 2 पे जो हेडिंग है, तीसरा है, 2 हो गया है ना, तीसरा हेडिंग है। नंबर 3 जो हेडिंग है उसका नाम है संकेतवाचक। संकेतवाचक कह सकते हैं या फिर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, संकेतवाचक कह लो या फिर सार्वनामिक विशेषण कह सकते हैं। इसमें क्या होगा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वे संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो मैंने परिभाषा बोल दी है, आप चाहो तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बस शॉर्ट में कि ये सर्वनाम क्या होंगे, सर्वनाम और संज्ञा। बस शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वे सर्वनाम जिनके तुरंत बाद संज्ञा आएगी वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे ये लड़के क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, ये हो गई संज्ञा, लड़के क्या है, संज्ञा है, लड़के संज्ञा हो गई है, और ये एक सर्वनाम है। इस तरह से अगर ऐसे करके पूछेगा तो सर्वनाम और संज्ञा, जैसे कि यह घर मेरा है, तो घर यहाँ पे संज्ञा और यह है यहाँ पे सर्वनाम। ठीक है, ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा। देखो, आदमी संज्ञा और ऐसा सर्वनाम। अगर हम बात करेंगे, इसके 2 उपभेद होते हैं, एक तो होता है मौलिक और एक होता है यौगिक। क्या होता है, एक मौलिक, एक होता है यौगिक। तो मौलिक में होता है कि वे सर्वनाम जो बिना रूपांतरित हुए संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वो
क्या कहलाएंगे, मौलिक। मौलिक में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि यह एक मौलिक में आएगा और ये भी एक मौलिक में आएगा। ऐसा, वैसा, जैसा, कैसा, ये सारे के सारे जो मैंने अभी बोले हैं ये यौगिक में आएंगे। किस में आएंगे, यौगिक में। जैसे कि ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है, तो जो हमारे यौगिक होते हैं वे सर्वनाम जो प्रत्यय के योग से बनकर संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता को बताते हैं, वे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह, ऐसा, वैसा, जैसा, कैसा, ये सब यौगिक हैं। यह, वह, कुछ और कोई, ये जो मैंने अभी बोले हैं ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है ना, बस इनको ध्यान रखना है। वैसे इतना डीप नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछेगा तो मैंने बता दिया, ध्यान से आप इसको सुन लीजिएगा। तो तीसरा भी हमारा एग्जाम्पल, तो तीसरा नंबर का जो हमारा सर्वनामी विशेषण था वो खत्म हो गया है। ठीक है, तो आइए चौथे नंबर का जो हेडिंग है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, चौथा हेडिंग है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, तो परिमाणवाचक विशेषण को हम देख लेते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण क्या होगा, वे विशेषण शब्द जो नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे विशेषण शब्द जो नाप, माप, तोल इत्यादि का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे इस चीज़ को। तो ये किसका बोध कराएंगे, तो ये नाप का, नाप का, माप, तौल, इसका बोध कराएंगे। ठीक है, नाप का, माप का और तौल का ये क्या करा देंगे, बोध करा देंगे। तो परिभाषा अगर लिखनी हो, वैसे परिभाषा पूछेगा नहीं, मैं फिर भी बताया जा रहा हूँ और शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, आप जिससे आप लोगों का समय खराब ना हो। तो परिमाणवाचक विशेषण के अगर हम प्रकार देखेंगे तो इसके भी दो ही प्रकार होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। क्या होता है, इसके भी दो ही प्रकार होते हैं, निश्चित होता है और अनिश्चित होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर मैं इसके प्रकार लिख देता हूँ, फिर भी प्रकार, एक तो होता है निश्चित और एक होता है क्या, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण दो होते हैं। फिर से वही वाली बात है, अगर संख्या पूछेगा, ठीक है, तो निश्चित संख्या नहीं पूछता, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा इस तरह से देता है तो वो, तो मैं अगर इसमें लिखना है तो मैं लिख देता हूँ। अनिश्चित में क्या आएगा, अनिश्चित में आएगा जैसे कि थोड़ा है ना, बहुत है, कम है, ज़्यादा है, अधिक है, इतना, उतना आदि बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, इसमें क्या आएगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से होगा। और इन संख्या के बाद में अनिश्चित परिमाण, अनिश्चित नहीं, इसके बाद में एक क्या होगी, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा होगी। अगर इनके बाद में कोई गणनीय संज्ञा आ गई है तो फिर ये क्या बन जाएगा, फिर ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण बन जाएगा, मैंने भी बताया है। ठीक है ना, तो ध्यान से देखना इसको। अब जैसे इसमें जैसे कि और क्या इसकी पहचान है, पहचान मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहचान मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसमें आएगा जैसे केजी है, ग्राम है, लीटर है और मीटर है, और जी इसमें और क्या आ जाएगा, जैसे कि पाउंड आ जाएगा इसमें, और इसमें क्या आ जाएगा, टन आ जाएगा, कुंटल आ जाएगा इसमें, है ना, कुंतल आ जाएगा, और भी जो नापने तोलने की चीज़ें हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। ठीक है, बाजार, आज बाजार में बहुत मिठाइयाँ हैं, आज बाजार में बहुत मिठाइयाँ हैं। तो बहुत आ गया है और मिठाई एक अगणनीय संज्ञा है, इसका मतलब ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसकी पैंट में 10 मीटर कपड़ा लगा।
उसकी पैंट में 10 मीटर कपड़ा लगा। कोई खली होगा जो उसकी पैंट में 10 मीटर लगा है, ठीक है, तो 10 मीटर कपड़ा लगा है। ऐसे ही और देखते हैं, उसको थोड़ा दूध लेना है, उसको थोड़ा दूध लेना है, ठीक है, तो थोड़ा दूध लेना है, ये हो जाएगा। उसने बाजार से 2 केजी मिर्च खरीदी। तो 2 केजी निश्चित हो गया है, यानी कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। जैसे उसने 2 बीघा जमीन खरीदी है, 2 बीघा जमीन खरीदी है, ठीक है। तो ये इस तरह से निश्चित और अनिश्चित जो परिमाणवाचक विशेषण है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बस ध्यान से इसको अगर आप पढ़ेंगे तो जितने भी मेरे द्वारा विशेषण पढ़ाया गया है सारा एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है ना, बहुत ही अगर ध्यान से आप पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। और फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ते हैं, जैसे कुछ लोग हैं वीडियो की जो स्पीड है उसको बढ़ा करके देखते हैं, तो फ़ायदा क्या हो रहा है, उससे समझ में थोड़ी आएगा। आराम के साथ देखिए ना, और एक ही बार ठीक से देखिए ताकि आपको वो चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो बस इसीलिए आप स्पीड से कम नहीं, स्पीड ज़्यादा नहीं, कैसे कम स्पीड से देखिए, और जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। अब इसके विशेषण की, जो हमारे विशेषण होते हैं इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो विशेषण की 3 अवस्था होती है। क्या होती है? 3 अवस्था। और वे कौन कौन सी 3 अवस्थाएं हैं जरा वो देख लेते हैं। एक होती है मूल अवस्था होती है, ठीक है। दूसरी होती है उत्तरावस्था। तीसरी होती है उत्तम अवस्था। ये इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं क्या है, इसमें क्या क्या है वो भी देख लेते हैं हम। इसमें तुलना नहीं होती, शॉर्ट में बता रहा हूँ, तुलना नहीं होती, बस इसमें ध्यान रखना है। तो उनसे पूछेगा विशेषण किस अवस्था में तुलना नहीं होती, तो मूल अवस्था में तुलना नहीं होती है, ठीक है। तो तुलना नहीं होती, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वह ईमानदार है। अब वह ईमानदार है तो है, किसी से कहा थोड़ी जा रहा है कि वह उससे ईमानदार है ना, किसी से नहीं कहा जा रहा है, वह ईमानदार है, बस बात खत्म हो गई है, मूल अवस्था में है। इसमें क्या होगा, इसमें तुलना की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगी, तुलना होगी। इसमें 2 वस्तु या फिर व्यक्तियों में तुलना होती है, ठीक है। 2 वस्तु या व्यक्ति में क्या होगी, तुलना हो जाएगी। और तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, से का। किसका प्रयोग होगा, प्रयोग जो होगा इसमें वो होगा से का। तो तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, से का प्रयोग करते हैं। जैसे वह राधा से सुंदर है, वह राधा से सुंदर है, ठीक है। तो से आ गया, इसका मतलब तुलना की जा रही है। राधा से सुंदर है, वह उससे बुद्धिमान है, वह उससे ज़्यादा खाता है, उससे ज़्यादा पीता है, इस तरह से जिसमें भी तुम्हें दिख जाए, जहाँ भी जिस वाक्य में भी से लगा हो वो उत्तरावस्था होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा वो एक की तुलना अन्य सभी से, ठीक है। और तुलना करने के लिए हम प्रयोग किसका करेंगे, प्रयोग किसका होगा, तो प्रयोग हो जाएगा सबसे का। किसका हो जाएगा, प्रयोग करेंगे हम, सबसे का प्रयोग इसमें करेंगे। जैसे उस विद्यालय के प्रोफेसर सबसे बुद्धिमान हैं,
सबसे बुद्धिमान हैं, ठीक है। उस विद्यालय के प्रोफेसर सबसे बुद्धिमान है, तो सिर्फ से लग गया बस, ज़्यादा और एग्जाम्पल की आवश्यकता नहीं। जहाँ भी सबसे दिखाई दे वहाँ पर होगा उत्तम अवस्था होगा, और जहाँ पे से लगा होगा वहाँ उत्तरावस्था, और जहाँ पे ना से लगा हो ना सबसे लगा हो, कोई तुलना नहीं की जा रही हो, वहाँ पर होगा क्या, मूल अवस्था। या तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा या फिर कैसे पूछा जाएगा, देखो और अन्य कैसे पूछ सकता है। जैसे पूछता है कि लघु है ना, लघु है, और जैसे इसमें हो जाएगा उच्च, ठीक है, और जैसे हो जाएगा कोमल, और जैसे हो जाएगा निम्न, और हो जाएगा क्या, श्रेष्ठ, ठीक है। ये तो जैसे पूछेगा कि लघु की उत्तरावस्था बनाओ, तो जैसे ही लघु की उत्तरावस्था बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तर जोड़ेंगे और तम जोड़ेंगे उत्तम अवस्था बनाने के लिए। बस ये दो शब्द जोड़ने हैं लास्ट में। तो लघु से उत्तरावस्था बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, लघुतर। और अगर उत्तम अवस्था बनाएंगे तो इसमें क्या जोड़ेंगे, इसमें जोड़ेंगे तर, और इसमें जोड़ते हैं क्या, तम, ठीक है ना। उसमें तम जोड़ेंगे, इसमें तर जोड़ेंगे, तो बस लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तर, ठीक है। इस तरह से जैसे उच्चतर है, इसका क्या हो जाएगा, तो उच्चतर का हो जाएगा, इसका हो जाएगा उच्चतर, और उसका हो जाएगा क्या, उच्चतम, ठीक है ना, उच्चतम हो जाएगा। कोमलतर, इसका क्या हो जाएगा, कोमल तर और कोमल तम, ठीक है। ऐसी निम्नतर और निम्नतम, ठीक है। ऐसे ही इसका हो जाएगा श्रेष्ठ तर, और इसका हो जाएगा श्रेष्ठतम। तो ये हो गया हमारा विशेषण। एक अगर पांचवा विशेषण आपसे पूछता है कभी, पांचवा विशेषण भी अगर पूछ ले के होता है, वैसे तो चार ही होते हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि कुछ विशेषण होते हैं जो व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती हैं उसमें प्रत्यय लगा करके बना दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे जो संज्ञाएं होती हैं, वैसे तो अधिकांश प्रत्यय में ही जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है उसी में जोड़ते हैं, लेकिन अन्य भी हो सकते हैं। तो जो संज्ञाएं होती हैं, संज्ञा के अंत में प्रत्यय जोड़कर बना शब्द अगर विशेषण के अर्थ का बोध कराता है तो उसे व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे भारत है, भारत एक संज्ञा है, इसमें क्या जोड़ेंगे, ईय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ईय, तो क्या बन जाएगा, भारतीय बन जाएगा। तो कैसा बन जाएगा वो, भारतीय। तो ये व्यक्तिवाचक विशेषण है। जैसे रूस प्लस ई, रूसी, ठीक है। जैसे रूस प्लस एन, रसियन, है ना। चीन प्लस ये, चीनी, इस तरह से। और जो स्पेनिश है ना, तो स्पेन प्लस स्पेनिश, इस तरह से बन जाता है। तो जो भी संज्ञा है उसमें प्रत्यय जोड़ते हैं, और अगर वो विशेषण के अर्थ का बोध कराता है तो वो व्यक्तिवाचक विशेषण में आ जाता है, ठीक है ना। तो अगर ये भी आपको देखना हो तो आप इसको भी मैंने बता दिया है, अगर एग्जाम में आएगा तो आप उसको कर ले जाओगे, ठीक है। तो ये विशेषण का जो चैप्टर था वो हो चुका है फिनिश। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं वाच्य। वाच्य हेडिंग बना लेते हैं, वाच्य। वाच्य क्या होता है, वाच्य से पता चलता है कि वाक्य में कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता है, ठीक है। तो इसकी मैं बता रहा हूँ, इसमें क्या होता है, इससे वाक्य में पता चलता है कि कर्ता, कर्म तथा भाव में से किसकी प्रधानता है, किसकी प्रधानता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। नंबर 1 लिखेंगे कर्तृवाच्य, और नंबर 2 होता है कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, ठीक है ना। अब देखो हम इसमें पहला हेडिंग बनाते हैं क्या, कर्तृवाच्य। पहला हेडिंग है हमारा क्या, कर्तृवाच्य। तो कर्तृवाच्य क्या होता है
इसमें क्रिया का लिंग और वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार प्रयुक्त होता है और इसमें कर्ता विभक्ति रहित होता है। क्या होता है? कर्ता विभक्ति रहित होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? इसमें क्रिया का लिंग वचन कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। इसमें कर्ता जो क्रिया का लिंग और वचन है वो कर्ता के लिंग वचन के अनुसार होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें कर्ता विभक्ति रहित होता है। विभक्ति रहित होता है। ठीक है, इसमें जो कर्ता होगा वो विभक्ति रहित होगा, लेकिन एक अपवाद भी है। उस अपवाद को हम यहीं पर ही लिख देते हैं। यदि कर्ता के साथ केवल ने विभक्ति हो तो उस वाक्य में कर्तृवाच्य होता है। बस, बाकी अन्य विभक्तियां नहीं होनी चाहिए। अगर ने विभक्ति है, अन्य कोई विभक्ति नहीं है, तो कर्तृवाच्य ही होगा, क्योंकि कर्ता कारक की विभक्ति होती है ने, इसीलिए ने विभक्ति चलेगी। बाकी ये विभक्ति रहित ही रहेगा। ठीक है ना। अब जैसे इसमें देखते हैं, उसने खाना खाया। उसने खाना खाया, ने आ गया, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, कोई भी हो। ठीक है, इसमें ने आ चुका है, इसका मतलब ये क्या है? कर्तृवाच्य होगा। ने केवल कर्ता के साथ, यानी कर्ता के साथ ने है और कर्म विभक्ति रहित होगा, तब चलेगी ये बात। अगर कर्म विभक्ति सहित है और कर्ता के साथ में ने आया है, तब ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। ठीक है ना, तब ये कर्तृवाच्य नहीं होगा। कर्तृवाच्य तभी होगा जब कर्ता के साथ ने हो और कर्म विभक्ति रहित हो, तब कर्तृवाच्य होगा। ऐसी नहीं है कि कर्ता के साथ में ने विभक्ति आ गई और कर्म भी विभक्ति सहित हो गया। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्ता के साथ में ने और रावण कर्म है तो उसके साथ में को, तो ये भाववाच्य में चला जाएगा, ये कर्तृवाच्य में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो उसने खाना खाया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या है? दूसरा हो जाएगा वह कपड़े धोती है। वह कपड़े धोती है। तो देखो कैसे है क्रिया का लिंग वचन इसके अनुसार। तो कपड़े धोती है ना, तो ये हो गई क्रिया, कपड़े हो गए कर्म, क्या धोती है? कर्म, और ये हो गया है क्या? सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम, या फिर इसको कर्ता ही कहेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा। तो कर्ता, कर्म और क्रिया। तो देखो वह में क्या होगा? वह कपड़े धोती है या धोता है। अगर मैं कहता हूँ वह कपड़े धोती है या धोता है, देखो चेंज हो रहा नहीं हो रहा। तो यहाँ पे या तो लड़की होगी या लड़का होगा। अगर वह कपड़े धोती है तो इसका मतलब यहाँ पे लड़की है, वह कपड़े धोता है तो इसका मतलब क्या है? लड़का है। तो किसके अनुसार चेंज हो रही है क्रिया? इसके अनुसार, न कि इसके अनुसार। कपड़े बहुवचन है, ये एक वचन है और ये भी एक वचन है। ठीक है ना, ये भी एक वचन है, ये भी एक वचन है, ये बहुवचन है। तो क्रिया किसके अनुसार आ रही है? इसके अनुसार नहीं आ रही। ठीक है ना, इसके अनुसार आ रही है। अगर देखो यहाँ पे वह तो लड़का और लड़की दोनों के लिए आ रहा है, लेकिन इससे पता लग रहा है वह कपड़े धोती है, इसका मतलब ये है, इससे पता लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई स्त्री का नाम होगा। यहाँ पे अगर मैं धोता कर दूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा कोई ना कोई पुल्लिंग आ जाएगा। ऐसे लिंग भी बदल रहा है हमारा। ठीक है ना। और एग्जाम्पल देखो इसके, जैसे राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है, तो पढ़ना क्रिया, किताब कर्म, राम कर्ता। राम पुल्लिंग, पढ़ना भी पुल्लिंग, और किताब क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से इसके अनुसार क्रिया आ रही है। ठीक है ना, कर्ता के अनुसार। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। दूसरा जो है हमारा, दूसरे नंबर का हेडिंग है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य, तो कर्मवाच्य में अब शॉर्ट में लिखते हैं बस। इसमें जो कर्ता होगा, कर्ता
वो क्या होगा, विभक्ति सहित। क्या होगा, विभक्ति सहित होगा। ठीक है, कर्ता क्या होगा, विभक्ति सहित होगा। और क्रिया का लिंग वचन, क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। क्रिया किसके अनुसार आएगी, यानी क्रिया का जो लिंग वचन होगा वो कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। कभी कभी कर्ता का लोप, तो कर्ता का लोप भी रह सकता है, तो कभी कभी इसमें कर्ता का लोप भी रह सकता है। जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे राम के द्वारा किताब पढ़ी गई, तो पढ़ी गई ये कैसा है, स्त्रीलिंग है। किताब भी क्या है, स्त्रीलिंग है। और राम है पुल्लिंग, किसके अनुसार क्रिया आ गई, किताब के अनुसार क्रिया आ गई। सिंपल है, ठीक है ना। इस तरह से राम के साथ तुम कर ले जाओगे। आगे देखो, राम को या यहाँ पे राम नहीं, राधा को अखबार पढ़ना है। तो अखबार है पुल्लिंग, ये भी पुल्लिंग, और ये है स्त्रीलिंग। क्रिया किसके अनुसार आ गई, अखबार के अनुसार। ठीक है ना, इस तरह से आराम के साथ। जैसे ही दूध पिया गया, तो दूध पिया गया यानी किसी न किसी के द्वारा पिया गया होगा। दूध पिया गया, खाना खाया गया। अब किसी न किसी के द्वारा ये कार्य हो रहा होगा। पत्र पढ़ा गया, इस तरह से ये भी किसी में आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। अब तीसरे नंबर का जो हेडिंग है वो है भाववाच्य। भाववाच्य, इसमें क्या होगा, क्रिया न तो कर्ता न ही कर्म के अनुसार। इसमें ना तो कर्ता के अनुसार क्रिया आएगी और ना ही कर्म के अनुसार क्रिया आएगी। ठीक है, और कर्ता कर्म प्लस कर्ता दोनों क्या होंगे, विभक्ति सहित इसमें होंगे। ठीक है, ये पॉइंट और रखना है याद। आगे जो पॉइंट है इसमें समर्थता और असमर्थता, समर्थता और असमर्थता का भाव, समर्थता और असमर्थता भी क्या है, भाववाच्य है। अगर किसी वाक्य में समर्थता और असमर्थता है तो वहां पर भी क्या होता है, भाववाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, अब हम सबका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, ये क्या हो गई है, क्रिया। राम ने रावण को मारा, ये हो गई है क्रिया। ये हो गया है कर्म, ये हो गया है कर्ता। देखो, राम कर्ता है के साथ विभक्ति, कर्म के साथ विभक्ति। यहाँ पे लेना कर्म और कर्ता विभक्ति सहित होंगे, दोनों के दोनों। ऐसी क्रिया का जो लिंग वचन है ना इसके अनुसार आएगा ना इसके अनुसार, चाहे तुम कुछ भी चेंज करके देख लो। यहाँ पे जैसे कि राम है तो मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, जैसे कि राधा ने श्याम को मारा। देखो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। देखो फिर से देख लो, श्याम ने राधा को मारा, तो श्याम ने राधा को मारा। तो मारा ना मारेगा, ना मारी हुआ ना मारे हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने कर्ता को कर्म बना के देख लिया और कर्म को कर्ता बना के देख लिया। क्रिया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्रिया अपनी जगह स्थिर है। तो इसका मतलब इसमें क्या होगा, ये भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे समर्थता और असमर्थता का भाव, जैसे कि उससे रहा नहीं जाता, उससे रहा नहीं जाता। जहाँ भी नहीं शब्द दिखाई दे वहाँ भाववाच्य होगा। ठीक है ना, उससे रहा नहीं जाता, तो समर्थता और असमर्थता के लिए से शब्द का प्रयोग करेंगे, से का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि राम से चला नहीं
जाता है ना, इस तरह से हो जाएगा। फिर दूसरा है जैसे सीता से चला जाता है, सीता से पढ़ा जाता है, सीता से पढ़ा जाता है। तो जहाँ कहीं भी से दिखाई दे कर्ता के साथ में, वहाँ पर क्या होगा, समर्थता और असमर्थता का भाव होगा। अगर नहीं लगा हुआ है तो असमर्थता, और अगर नहीं लगा हुआ है, से लगा हुआ है केवल, तो फिर समर्थता है। ठीक है ना। समर्थता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति किसी काम को कर सकता है, असमर्थता का मतलब जो व्यक्ति किसी काम को नहीं कर सकता है, और इससे लगा करके ही होता है। ठीक है। तो ये भाववाच्य जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने करा दिए हैं। ठीक है ना। तो इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। जैसे कुछ और एग्जाम्पल होते हैं, जैसे अब विश्राम किया जाए, अब चला जाए, अब पिया जाए, है ना। तो इस तरह के एग्जाम्पल भी ये भाववाच्य में आ जाते हैं। ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।